यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। नरेशन शब्द इंग्लिश के नरेट नाम के वर्ड से बना है। नरेट का मीनिंग होता है कहना। नरेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है कहना, और नरेट में हम सफिक्स या प्रत्यय जोड़कर उसे नरेशन बनाते हैं। तो नरेशन का मीनिंग होता है कथन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जब हम किसी की कही हुई बात को, जैसे लड़की ने कहा सी ने कहा आई एम बिजी, तो इसका मतलब यह है कि हमने सी की कही हुई बात को जैसे का तैसा यथावत प्रकट कर दिया। ये डायरेक्ट नरेशन है। नरेशन जब डायरेक्ट दिया गया होगा तो उसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है और उसके बाद एक कथन होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, जिसे कथन कहा जाता है। जैसा देखिए मनीषा ने क्या कहा? मनीषा ने कहा आई एम ए स्टूडेंट। यस, नरेशन मनीषा से। मनीषा का नरेशन क्या है? उनका कथन है आई एम ए स्टूडेंट। मनीषा के कथन को जैसे का तैसे हमने यहां प्रकट किया है। हमने एक शब्द, एक कुछ भी नहीं बदला। ये डायरेक्ट नरेशन है, उसे इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। जब भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करें तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं। और रूल्स कौन से हैं? चलिए देखते हैं। जैसा देखिए, नरेशन में जब आपको डायरेक्ट देगा तो मान लीजिए सामने ही सेड लिखा है, तो याद रखिए नरेशन के शुरुआत में जो भी सब्जेक्ट होता है वो सेम रहता है। आप देख रहे हैं वहां ही लिखा है तो हम सेम उतारेंगे। अगर वहां सी होता सेम उतारते। राम सेम, सीता सेम, रागिनी सेम, दे, आई, यू, ही, वी, जो भी सब्जेक्ट होगा हम उसे यथावत उतार देंगे। लेकिन उसके बाद जो वर्ब है सेट, इसे हटाना है। इसको हटा के हमें कोई दूसरी वर्ब लगाना है। तो सवाल यह आया कि हम सेट को हटाकर क्या लगाएं? तो देखिए, जो आपको स्टेटमेंट दिया गया होगा, जो नरेशन दिया गया होगा, जो कथन दिया गया होगा, अगर वो वाक्य इंटेरोगेटिव है। इस उदाहरण देखिए, सी ने कहा आर यू अ टीचर ऑफ इंग्लिश। तो देखिए ये जो कथन है वो इंटेरोगेटिव है। तो हम सी सेट के बजाय हम सेट को हटाकर आस्क कर देंगे। किसके आधार पे? जो स्पीच दिया गया है, जो नरेशन दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उसके आधार पे। अगर आपका वो कथन, आपका नरेशन ऑप्टेटिव है, इच्छावाचक है, उसमें वेश किया गया है, तो याद रखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य होने पर हम उस सेट को हटाकर वेस्ट कर देते हैं। और यदि हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान उसका सब्जेक्ट नहीं होता, अंडरस्टूड होता है, यू छिपा रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम इंपेरेटिव सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। उसमें देखिए, अगर उसमें कोई रिक्वेस्ट है तो ऐसे में हम सेट को हटाकर रिक्वेस्टेड कर देंगे। उदाहरण देखिए, ही सेड हेल्प मी। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें रिक्वेस्ट किया गया है, निवेदन किया गया है, तो हम सेट को हटाकर रिक्वेस्टेड कर देंगे। अगर आपको लगता है उस स्टेटमेंट को पढ़ने से कि आदेश दिया जा रहा है, द ऑफिसर से गो टू द क्लासेस, गो टू द ऑफिस, गो टू द रूम्स, कंप्लीट द वर्क इन टाइम। तो देखिए द प्रिंसिपल, द ऑफिसर, द कमांडर, ये आदेश देने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने इंपेरेटिव सेंटेंस को देखते हुए हम सेट की जगह ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। और यदि आपको लगता है कि उस वाक्य में सलाह दी जा रही है, याद रखिए हमेशा अपने लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आई सेड हेल्प मी, मुझे हेल्प कीजिए, मैं अपने लिए कुछ कह रहा हूं, माने रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
और यदि मैंने कहा आई सेड हेल्प हर, तो याद रखिए दूसरे के लिए हमेशा एडवाइस दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, और ऐसी स्थिति में सेड को हटाकर हम एडवाइस का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात देखिए, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? विस्मय आदि सूचक वाक्य। एक ऐसा वाक्य जिसमें अत्यधिक आश्चर्य शो किया गया है, अत्यधिक दुख शो किया गया है, अत्यधिक खुशी शो की गई है। क्रिकेट का मैच इंडिया ने जीता और लोग चिल्ला उठे, वी हैव वॉन, हम जीत गए। तो यहां पर अत्यधिक खुशी का भाव है, और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होगा, विस्मय सूचक चिन्ह लगा होगा। ऐसी स्थिति में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन के मार्क को देखकर सेड को हटाइए, उसकी जगह एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कीजिए। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस। प्रश्न ये है, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है निश्चयवाचक वाक्य। याद रखिए, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, कोई भी निगेटिव सेंटेंस, उसे दोनों को हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। देखिए, आपने एक वाक्य देखा, वो वाक्य इंटेरोगेटिव नहीं है। इंटेरोगेटिव नहीं है तो सेड की जगह आस्क्ड नहीं लगाएंगे। ऑप्टेटिव नहीं है तो सेड की जगह विश्ड नहीं लगाएंगे। इंपेरेटिव नहीं है तो सेड की जगह ना तो आप ऑर्डर लगाएंगे, ना रिक्वेस्टेड लगाएंगे, ना ही एडवाइस्ड लगाएंगे। और यदि आपका वाक्य एक्सक्लेमेटरी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप एक्सक्लेम्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ये सब वाक्य नहीं है तो निश्चित रूप से आपका वाक्य या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। हिंदी में उसे, इंग्लिश में उसे अफर्मेटिव और निगेटिव कहते हैं, लेकिन दोनों प्रकार के वाक्यों का एक नाम है असर्टिव। ऐसी स्थिति में आप सैड की जगह सैड ही लगाएंगे, सैड की जगह सैड लगाएंगे। लेकिन अगर सैड के साथ कोई ऑब्जेक्ट दिया है टू लगाकर, तो समझ जाइए कि आप उस सैड को हटाकर टर्ल्ड करने वाले हैं। जैसे इस वाले हिस्से को देखिए, ही सैड टू मी, और आप देख रहे हैं इधर जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। आई एम ए टीचर, सी इज ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। ये सभी वाक्य असर्टिव है, कोई अफर्मेटिव है, कोई निगेटिव है, लेकिन असर्टिव है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये हिस्सा ना हो तो हम ही सेड का ही सेड लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो टू को हटाते हुए हम कर देंगे ही टोल्ड मी, सी टोल्ड हिम। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद देखिए, आपने सेड को हटाकर अलग अलग क्रियाएं लगा ली। इंटरोगेटिव में आपने आस्क लगाया, आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद देखिए, उस सेड के बाद कामा लगा होगा। अब उस कामा को भी हटाकर आपको कोई संयोजक लगाना है, कनेक्टर लगाना है। सवाल आया कि हम कैसे वाले वाक्य में कौन सा कामा, कौन सा कनेक्टर लगाएं। देखिए, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है, आसानी से पहचान सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी रहता है, तो ऐसी स्थिति में कामा की जगह आपको इफ लगाना है या WH लगाना है। WH का मतलब आपको जो वाक्य दिया गया है उस वाक्य में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हेंस, ये WH लगा है। तो समझ जाइए, उसी व्हाट या उसी व्हेन, उसी व्हाई, उसी वेयर, उसी हाउ मच, उसी को आप कामा की जगह उतार दीजिए। और यदि WH नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप इफ का प्रयोग करेंगे। यदि आपको जो सेंटेंस दिया गया है वो ऑप्टेटिव है, उसमें विश किया गया है, तो ऐसी स्थिति में कामा की जगह आप दैट लगाएंगे। अगर आपका सेंटेंस इंपेरेटिव है, हेल्प मी, हेल्प हर, गो टू द क्लासेस, तो ऐसी स्थिति में इंपेरेटिव सेंटेंस में कामा को हटाकर टू लगाएंगे। और एक बात याद रखिए, जब भी आप कामा को हटाकर टू लगाएंगे तो टू के बाद वर्ब का हमेशा पहला रूप आता है। तो आप इस वाले में याद रखेंगे टू के बाद वर्ब का फर्स्ट भाग। आगे देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय आदि सूचक वाक्य। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया हो तो विस्मय सूचक वाक्य तीन प्रकार से आपको मिलेंगे। या तो व्हाट लगा के, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, वो कितना सुंदर दृश्य है, व्हाट लगा के बना है।
हाउ नाइस, हाउ लगा के बना है। और या तो असर्टिव वाक्य होगा लेकिन उसे एक्सक्लेमेटरी रूप दिया गया होगा, एक्सक्लेमेशन का मार्क। आई एम लूटेड, एक्सक्लेमेशन का मार्क। आई एम अनडन, एक्सक्लेमेशन का मार्क। तो याद रखिए कि अगर व्हाट या हाउ लगाकर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया है तो उसी व्हाट या हाउ को आप कामा की जगह उतारेंगे। और आप देख रहे हैं विस्मय सूचक वाक्य है लेकिन व्हाट भी नहीं लगा है, हाउ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप दैट का यूज करेंगे। अब आपने देखा इंटेरोगेटिव के साथ ये लगाना है, ऑप्टेटिव के साथ कामा की जगह ये, इंपेरेटिव में ये, एक्सक्लेमेटरी में ये, तो बच गया लास्ट असर्टिव। असर्टिव में कामा को हटाकर आपको दैट का प्रयोग करना है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए, ही सेड आई एम हैप्पी, ये वाक्य आ गया। अब इस वाक्य में ही को हमने उतार दिया सेम। कथन के सब्जेक्ट को कैसे बदलें, ये जो कथन है उसको ध्यान से देखिए। हम सेड को बदलना सीखे, कामा को बदलना सीखे, सेड को बदलना सीखे, कामा बदलना सीखे, सेड को बदलना सीखे, कामा। अब हम आ गए सब्जेक्ट में, जो हमारा कथन है, कथन का सब्जेक्ट कैसे बदलें। तो देखिए, आपने ही को उतारा, फिर सेड के बारे में फैसला किया इस वाक्य को देखिए। अगर ये वाक्य इंटेरोगेटिव होता तो सेड की जगह आस्क्ड आ जाता, ऑप्टेटिव के आधार पे विज्ड हो जाता, इंपेरेटिव के आधार पे हम रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड लगाते। लेकिन आप देख रहे हैं आपका वाक्य असर्टिव है और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो सेड का सेड हो गया। कामा की जगह आपको दैट लगाना है इस वाले वाक्य में। अब इस आई को कैसे बदलें। अगर देखिए आपका सब्जेक्ट जो नरेशन, जो स्पीच दिया गया है, जो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, उसका सब्जेक्ट यदि आई या वी है तो उसे बदलना है। लेकिन आई और वी फर्स्ट पर्सन को किसके आधार पर बदलना है, इसके लिए हमें जाना होगा इस सब्जेक्ट के पास। हम आई को हटाकर कर देंगे ही। वी को बदलने के लिए भी हम सब्जेक्ट में जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, और चूंकि यहां पे दे है तो वी को हटाकर हम ले आएंगे दे। याद रखिए, आई और वी को बदला जाता है, चाहे आई का कोई सा भी रूप हो, आई, मी, माई, वी, अस, आर। तो आई और वी को बदलने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसकी जगह। तो यहां पे आई की जगह हो जाएगा ही। देखिए, सी सेड, सी ने कहा आई एम अ गर्ल, तो सी ने कहा तो सी सब्जेक्ट आ जाएगा आई की जगह। तो हम यहां हो जाए कर देंगे आई को हटाकर सी। अब दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट यू है, देखिए आई और वी को उस सब्जेक्ट के आधार पे, और यदि यू हो तो यू को बदलने के लिए हमें मदद लेना होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का। अब देखिए, आप यू को हटाएंगे लेकिन यू यहां पे सब्जेक्ट है, कर्तावाचक है, तो ऐसी स्थिति में आप याद रखिए आप क्या ला रहे हैं, मी ला रहे हैं। तो देखिए, आई, मी तो ऑब्जेक्ट है और आप हटा रहे हो वो सब्जेक्ट है, तो आपको इस मी को सब्जेक्ट बनाकर लाना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां मी को ले आए, मी वॉज अ गुड बॉय, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यू चूंकि सब्जेक्ट है, तो देखिए आई और वी को सब्जेक्ट के आधार पे बदलिए, यू को ऑब्जेक्ट के आधार पे बदलिए। लेकिन एक सावधानी कि चूंकि यू को आप हटा रहे हैं और यू सब्जेक्ट है, तो जिस ऑब्जेक्ट के आधार पे आप बदलने वाले हैं यू को, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लाइए। और मान लीजिए यहां ऑब्जेक्ट नहीं है और यू को बदलना है, तो ऐसे स्थिति में आप अपने मर्जी से ही या सी मान लीजिए। आप चाहे तो ही ले आइए, आप चाहे तो सी ले आइए, लेकिन एक शर्त, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। और यदि ऑब्जेक्ट है तो यू को आप ऑब्जेक्ट के आधार पे बदलेंगे। तो देखिए, जो कथन है उनके 3 सब्जेक्ट को याद रखिए, बिल्कुल बदलना है। एक है आई, चाहे कोई सा भी रूप हो आई का, आई, मी, माई, बदलना है सब्जेक्ट के आधार पे। वी, अस, आर, बदलना है सब्जेक्ट के आधार पे। यू, बदलना है ऑब्जेक्ट के आधार पे। लेकिन
यू हो, चाहे यू ऑब्जेक्ट हो, चाहे योर हो, आपको बदलना है। इसके बाद देखिए बाकी, जैसा यहां देखिए ही इज हैप्पी। अब इन तो तीनों को छोड़ के, आई वी यू को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट होगा उसे यथावत उतार देना है। जैसा देखिए सी सेड का सी सेड, कामा का दैट, उसके बाद ही का ही, आप नहीं बदलेंगे। और आगे कहता है ही इज हैप्पी, तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इन तीन को छोड़कर, आई वी और यू को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट को सेम उतार देते हैं। इस वाले एग्जांपल में ही है, उतार दीजिए सी होता, उतार देते ईट होता, उतार देते राम, उतार देते श्याम, उतार देते, बाकी तीन को बदलते हैं। चलिए अगला स्लाइड देखें। अब देखिए हम अब वर्ब में आ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट हमने यथावत उतारा, सेट को हमने अलग अलग तरीके से बदला वाक्य को ध्यान में रखते हुए, कामा को हमने अलग अलग तरीके से बदला वाक्य को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बारे में आए, जो हमारा स्टेटमेंट है, हमारा कथन है, उसके सब्जेक्ट को देखकर हमने बदला। अब हम उसके वर्ब में आ रहे हैं। यदि आपको यहां पर जो वर्ब दी गई है वो पास्ट टेंस की वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, तो याद रखिए इस वर्ब को आपको जरूर बदलना है। कैसे? अगर आपको क्वेश्चन में एम इज आर दिया हुआ है तो बदलना है, आपको उसे वाजवर करना पड़ेगा। लेकिन एक सावधानी, अगर यहां पर सेड पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो याद रखिए एम इज आर को बदल के आपको वाजवर करना पड़ेगा। वाजवर दिया है क्वेश्चन में तो उसे बदलकर हैड बीन करेंगे, और यदि क्वेश्चन में ही हैड बीन लगा है तो उसे आप सेम उतार दीजिए। एम इज आर को वाजवर, वाजवर को हैड बीन को सेम उतार दीजिए। यदि आपके क्वेश्चन में यहां ध्यान देते हुए अगर यहां पे पास्ट टेंस की वर्ब है सेकंड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म अगर यहां दिया है आपके कथन में तो उसे बदल के सेकंड फॉर्म कर दीजिए। और यदि आपके क्वेश्चन में ही सेकंड फॉर्म दिया है तो हेड लगा के थर्ड फॉर्म, और यदि हेड लगा के थर्ड फॉर्म दे दिया है तो सेम उतार दीजिए, उसे नहीं बदलेंगे। यदि आपके यहां पर वर्ब में हैव या हैज है और यहां पे पास्ट टेंस की वर्ब है तो हैव या हैज को बदलना होगा, आपको हैड करना होगा, हैड को सेम उतारेंगे। डू या डज होगा तो डिड कर दीजिए। और यदि आपके क्वेश्चन में यहां डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, इसको ध्यान दीजिए, पास्ट टेंस है तो डिड नॉट के साथ पहला रूप दिया है, उसे बदल के हैड नॉट के साथ तीसरा रूप करना होगा, और हैड नॉट के साथ तीसरा रूप है तो सेम उतार दीजिए। अब इसके बाद देखिए अगर सेल या विल दिया है यहां पे हेल्पिंग वर्ब, सेल या विल, तो सेल का शुड ना करें, सेल का भी वुड करें। सेल या विल को वुड कर दीजिए, और वुड दिया है आपको तो सेम उतारिए। कैन को कुड कर दीजिए और कुड को सेम उतारिए। मे का माइट कीजिए और माइट का सेम उतारिए, और मस्ट दिया है तो मस्ट का मस्ट उतार दीजिए। अब देखिए अदर वर्ड्स में ध्यान देना है, आपको जो कथन दिया गया है उसमें अन्य शब्द भी होते हैं, पूरे अन्य शब्दों को सेम उतारना है, आपको कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन एक सावधानी, अगर अदर वर्ड्स में हियर लगा है तो देयर कर दीजिए, दिस लगा है तो दैट कर दीजिए, दीज लगा है तो दोज कर दीजिए, टुडे है तो दैट डे कर दीजिए, यस्टरडे है तो लास्ट डे कर दीजिए, टुमारो है आने वाला कल तो नेक्स्ट डे कर दीजिए, जस्ट को देन कर दीजिए, नाउ को देन कर दीजिए। अब देखिए सेंटेंस, मान लीजिए एग्जाम में ये वाक्य आया, ही सेड, क्या कहा ही ने, एम आई ए सिंपलटन, क्या मैं मूर्ख हूं, ये वाक्य आया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नरेशन बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान आपको इस सेंटेंस में देना है। आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो याद रखिए सैड को बदलना है आपको, और सैड की जगह आप करने वाले हैं आज। लेकिन एक सावधानी, नरेशन बनाने के पहले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के पहले ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव, इसे असर्टिव सेंटेंस में बदल दीजिए। असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव या निगेटिव। निगेटिव कब बनाएंगे आप? अगर इस वाक्य में नॉट लगा है तो नॉट हमें इंडिकेट कर रहा है, संकेत दे रहा है कि मुझे इस वाक्य को निगेटिव बनाना है। अगर यहां पे नॉट होता हम इसको सीधा कर देते असर्टिव, आई एम नॉट अ सिंपलटन, फुल स्टॉप, मैं मूर्ख नहीं हूं। लेकिन नॉट नहीं है, नहीं है तो हम अफर्मेटिव बनाएंगे।
तो अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें एम को सब्जेक्ट के बाद लाना होगा। ये वाक्य हो जाएगा आई एम अ सिंपलटन। वाक्य को असर्टिव करने के बाद अब इसको बदलिए। अब देखिए, याद रखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेट की जगह आपने आस्क किया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कामा की जगह इफ लगाया आपने। अगर आपकी इस वाक्य में व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई होता तो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई तो WH है, आप इफ नहीं लगाते, बल्कि यहां पे उस व्हाट या वेन या वेयर या व्हाई को यहां उतार देते। तो देखिए क्या हुआ, ही सेड आपने बनाया, ही आस्क्ड, कामा की जगह आपने उतार दिया इफ। अब देखिए यहां सब्जेक्ट में आई है, आई को बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में जाइए, तो हो गया ही। आप कैपिटल के बजाय स्मॉल लेटर में ले आइए, ही। उसके बाद देखिए एम लगा है। अब याद कीजिए, मैंने कहा था थोड़े पहले वाले स्लाइड में एम को वाचवर कीजिए, लेकिन सावधानी, इसको देख लीजिए, पास्ट टेंस है ये, सेकंड फॉर्म। अब बिल्कुल एम को वाचवर कीजिए। तो देखिए एम की जगह आपने वाचवर किया, ही को ध्यान में रखते हुए आपने वाज लगाया क्योंकि सिंगुलर है। इसके बाद अ सिंपलटन, अदर वर्ड है, अदर वर्ड्स है, उतार दीजिए। हाँ, कोई ऐसा शब्द होता जो समीपता का बोध कराता है, उसे दूरी सूचक बना देते। हेयर होता यहां, तो हम कर देते वहां। दिस होता यह, हम कर देते वह। हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दो, जो आपने पिछले वाले स्लाइड में देखा। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी हाउ डिड यू बिकम रिच। ये भी इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है माने सेड की जगह आप आस्क्ड लगाने वाले हैं। और यदि इस वाक्य को आपने ध्यान नहीं दिया, एक गलती होने वाली है। आप देखेंगे सेड के आगे ऑब्जेक्ट है और सेड का कर देंगे टोल्ड, ये गलत हो जाएगा। याद रखिए, सेड के आगे ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस तो आपका इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बोला नहीं जाता, पूछा जाता है, इसलिए आप करेंगे ही आस्क्ड मी। अब कामा की जगह हमें इफ या WH लगाना है। हम इस बार इफ नहीं लगाने वाले, क्यों? आप देख रहे हैं WH लगा है। व्हाट, वेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब WH है। तो आप वाक्य को पहले असर्टिव कीजिए। इस वाक्य को असर्टिव कैसा करना है? देखिए, हाउ डिड यू बिकम रिच। हाउ तो कामा की जगह आने वाला है। आप याद कीजिए, 3 ऐसी सहायक क्रियाएं हैं, डू, डज, डिड, जो हमें निगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने में मदद करती हैं। लेकिन हम तो असर्टिव बना रहे हैं, हम या तो अफर्मेटिव बनाएंगे या निगेटिव बनाएंगे। तो ऐसे में 3 ये जो हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज या डिड, ये चले जाती हैं, इनका प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन डिड को जब हम हटाएं तो डिड हमें इशारा कर रही है कि मेरे आने से वर्ब का पहला रूप हो गया था, तो मेरे जाने के बाद इस वर्ब का सेकंड फॉर्म करना, तब आपका वाक्य सही में असर्टिव होगा। तो देखिए, हाउ का हमने उतार दिया, हाउ असर्टिव कर रहे हैं। डिड या डू या डज, वो चले गया, तो डिड चले गया तो यू आ गया। बिकम पहला रूप है, तो डिड को हमने हटाया, तो बिकम का सेकंड फॉर्म हमने कर दिया बिकेम, और रिच का रिच। अब हम क्वेश्चन मार्क के बजाय यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, फुल स्टॉप। असर्टिव किया आपने, अब चेंज कीजिए। देखिए, ही का ही, सेड का आस्क, टू को हर बार हटा दीजिएगा, और उसके बाद मी का मी। याद रखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम लिखते हैं, और टू लगा होगा, टू को हटा देते हैं। अब हाउ का हाउ हो गया, एच हमने छोटा किया, ये कंजंक्शन का काम किया। अब आपके पास है वाक्य यू बिकेम रिच। अब यू को बदलना है। अगर यहाँ आई या वी होता तो हम मदद लेते सब्जेक्ट की, और हम आई या वी को हटाकर ही ले आते। लेकिन आप देख रहे हैं, यू को हटाना है। यू को हटाने के लिए हमें मदद मिलेगी ऑब्जेक्ट से। हम ऑब्जेक्ट के आधार पे बदलेंगे। यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। आगे देखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होता तो हम खुद सेकंड फॉर्म उतार देते नीचे। अगर यहाँ बिकम होता तो हम बिकेम लिखते, लेकिन आपने देखा था पहला रूप हो मेन वर्ब का तो दूसरा कर देना है, और दूसरा रूप हो मेन वर्ब का तो हैड लगा के तीसरा कर देना है। तो इसीलिए देखिए, बिकेम सेकंड फॉर्म है, उसे हैड लगा के बिकम, बिकेम, बिकम, ये तीसरा रूप कर दिया गया। तो हैड बिकम हो गया, और रिच का रिच। याद रखिए, नरेशन में सिर्फ एक मार्क लगाना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं।
अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। ये ऐसा वाक्य है जिसमें हम विश करते हैं, WIS। मे गॉड ब्लेस यू। नरेशन की शुरुआत बनाने की यहां से कीजिए, इस वाक्य को समझिए। इस वाक्य में कहा जा रहा है भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। ये विश किया जा रहा है, तो हम यहां पे सेट की जगह सेट नहीं लगाएंगे, सेट की जगह टोल्ड नहीं करेंगे, सेट की जगह आस्क्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो सेट की जगह हम विश करने वाले हैं। लेकिन पहला नियम क्या कहता है? इस वाक्य को असर्टिव कीजिए, पहले सीधा कीजिए। मे को उठा के हम गॉड के बाद ले आएंगे तो गॉड में ब्लेस यू हो गया, ये सीधा हो गया, असर्टिव बन गया। अब चलिए बनाते हैं। राजू का राजू, सेट की जगह हमने देखा इच्छावाचक वाक्य है, तो हमने सेट की जगह विश्ड किया, टू को हटाकर मी का मी किया। ये पहला हिस्सा पूरा हो गया। कामा की जगह हमने दैट लगाया। अब गॉड, याद रखिए 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको बदलना है, आई, वी और यू, बाकी को नहीं बदलना है। ये तो परमेश्वर है, तो गॉड का गॉड। अब वर्ब में आ जाइए। मे के बारे में लिखा गया था, मे का माइट, माइट का सेम, केन का कोट, कोट का सेम। याद रखिए यहां पे सेड है, पास्ट टेंस की वर्ब है, तो हम मे को बदल के माइट करेंगे। अब आगे भी हमें एक वर्ब दिख रही है, ब्लेश। ये मेन वर्ब है, पहला रूप। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मेन वर्ब का पहला रूप देखकर दूसरा रूप कर दिया, गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने नियम में लिखा भी था वर्ब का पहला रूप होगा तो दूसरा रूप कीजिए, दूसरा रूप को हेड लगा के तीसरा। यहां पे हम क्यों नहीं बदल रहे हैं? असल में आपको एक बात को ध्यान में रखना है, जब आप कथन को, स्टेटमेंट को, स्पीच को बदलें, शुरू में जो वर्ब मिली, जैसे यहां पे हेल्पिंग वर्ब मिली, आपका रूल कहता है इसको बदल दीजिए। हाँ, बदल देते हैं। मेरे को हमने माइट कर दिया, अगर यहां माइट होता तो आपका रूल कहता है आप नहीं बदल सकते, माइट का माइट उतारिए। ऐसी स्थिति में याद रखिए आगे वाली किसी भी क्रिया को आप नहीं बदलेंगे। सामने में जो वर्ब मिली, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, आपका रूल कहता है इसको बदल दीजिए, बदल दीजिए। आपका रूल कहता है इसे नहीं बदल सकते, मत बदलिए। आगे की किसी भी क्रिया को आप नहीं बदलेंगे, यथावत रहेगा। तो देखिए आपका रूल कहता है मे को माइट कीजिए, आपने बदल दिया। अब आगे आने वाली क्रियाओं को नहीं बदलेंगे। अगर यहां गो होता तो गो लिखते, प्ले होता प्ले लिखते, ब्लेश है तो हमने ब्लेस लिखा। अब आगे देखिए यू। 3 ऐसे सब्जेक्ट को याद रखना है, आई, वी, यू, जिसको बदलना ही है, चाहे किसी भी रूप में आए। आई के 3 रूप होते हैं, आई, वी, माई। वी के 3 रूप होते हैं, वी, एस, आर। यू के 3 रूप होते हैं, यू, यू, योर। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में यू है। अगर इस वाक्य के शुरू में यू आता तो सब्जेक्ट है, लेकिन यू है तो हम मदद लेंगे ऑब्जेक्ट की बदलने के लिए। अब देखिए यू, यू, योर, ये सेकंड वाला यू है ऑब्जेक्ट, और आप देख रहे हैं आई, मी भी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यू की जगह आप सेम मी को उतार दिए। चलिए अगला देखें, ये हो गया ऑप्टेटिव। अब हम देखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, उसकी शुरुआत वर्ब के पहले रूप से होती है। मनाही होगा, सामने में डोंट लगा होगा। कभी कभी ऑलवेज लगा के भी इंपेरेटिव सेंटेंस आता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट अंडरस्टूड माना जाता है कि उसमें यू छिपा हुआ है। अब वाक्य देखिए, राजू से ओपन द डोर। राजू ने कहा दरवाजा खोलो, तो राजू आदेश नहीं दे रहा है, सलाह नहीं दे रहा है, आपकी मर्जी है तो खोलिए, नहीं मर्जी है तो मत खोलिए। वो रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका भावार्थ पढ़िए, उसके आधार पे इंपेरेटिव सेंटेंस में 3 जो क्रियाएं बताई गई हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड में से लगा दीजिए रिक्वेस्टेड, क्योंकि राजू हमें रिक्वेस्ट कर रहा है दरवाजा खोलने के लिए। तो राजू सेड का हो गया, राजू रिक्वेस्टेड। कामा की जगह इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा टू लगाते हैं। और याद रखिए मैंने आपको कहा था वर्ब का पहला रूप हो तो दूसरा रूप कर देना, लेकिन एक नियम याद रखिए, टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला ही रूप आता है, कभी दूसरा नहीं आता। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जब भी टू के बाद आप पाएंगे प्रश्न में आपको वर्ब का पहला रूप मिलेगा, आप उसे नहीं बदलेंगे, उसका पहला रूप ही उतार दीजिए। तो ओपन का पहला रूप ओपन और अदर वर्ड्स जो है द डोर यथावत उतार दीजिए। अगला एग्जांपल देखिए, द बॉय सेड लेट हिम गो। लेट हिम गो, उसे जाने दो।
अपने लिए नहीं है, किसी दूसरे के लिए कहे उसे जाने दो, दूसरे के लिए हमेशा सलाह दी जाती है। तो देखिए लेट भी वर्ब है, लेट 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 तीनों रूप, ये वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस है। द बॉय सेड, हमने कहा द बॉय एडवाइज्ड। आप चाहें तो एडवाइज्ड की जगह सजेस्टेड भी लगा सकते हैं। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। द बॉय एडवाइज्ड या द बॉय सजेस्टेड। कामा की जगह लगाइए टू, टू के बाद वर्ब का पहला रूप, हिम थर्ड पर्सन है। अगर आई मी माई वी अस आर यू यू योर होता तो बदलते, ये तो थर्ड पर्सन है, यथावत उतार दीजिए गौ का गौ। याद रखिए यहां गौ पहला रूप है, वेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टू के बाद आपने देखा लेट है, लेट का आपने लेट उतारा, आगे वाली क्रियाओं को आप नहीं बदलेंगे। इस प्रकार से आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। चलिए अगला देखें। द ऑफिसर से कम इन टाइम। अब ऑफिसर आदेश दे रहा है और रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है कम इन टाइम, समय में आइए। तो आप सेट की जगह कर दीजिए ऑर्डर्ड, कामा की जगह कीजिए टू, टू के बाद क्रिया का पहला रूप अदर वर्ड सेम उतार दीजिए। द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू कम इन टाइम। कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस में मना किया जाता है डोंट लगा के। जब आपको कोई ऐसा वाक्य दे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत में डोंट लगा है, मना किया जा रहा है, तो मना करने के लिए क्रिया याद रख लीजिए फॉरबिड। ये फॉरबिड से बना है। फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म में है, फॉरबिड सेकंड फॉर्म में है, फॉरबिडन थर्ड फॉर्म में है। चूंकि साइड हटा रहे हैं तो हम यहां पर फॉरबिड सेकंड फॉर्म लेंगे। ही फॉरबिड, याद रखिए फॉरबिड का मतलब होता है मना क्रिया, वो एक निगेटिव क्रिया है, उसमें डोंट लगाने की जरूरत नहीं। तो जब भी ऐसा वाक्य आए डोंट को हटाइए, साइड की जगह फॉरबिड कर दीजिए, डोंट फॉरबिड में ही समा गया है। ही फॉरबिड। अब कामा की जगह टू लगाइए, अब हमको डोंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डोंट का काम फॉरबिड स्वयं कर रहा है, मना किया। अब उसके बाद क्रिया का पहला रूप उतारिए और अदर वर्ड को भी उतार दीजिए। आंसर बना ही फॉरबिड टू लाफ लाउडली। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय आदि सूचक वाक्य। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज। ये चिन्ह भी आपको इशारा कर रहा है विस्मय सूचक वाक्य है, तो ऐसे में सेट की जगह लगाइए एक्सक्लेम्ड। तो ये हो गया सी एक्सक्लेम्ड। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे WH लगा है, जब भी WH लगा है तो कामा की जगह WH को उतार देते हैं। और आप देख रहे हैं WH के साथ कुछ फ्रेज माने वाक्यांश भी जुड़ा हुआ है, इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो WH के साथ जो भी वाक्यांश जुड़े हैं, दो या दो से अधिक शब्द, उन्हें वाक्यांश कहते हैं, उनको यथावत उतार दीजिए। तो देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, हमने यथावत उतार दिया है व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। आखिरी में देखिए सब्जेक्ट है ईट, याद रखिए आई होता तो बदलते, वी होता बदलते, यू को बदलते, बाकी को नहीं बदलते, तो ईट का ईट। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पे सेट लगा है पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में है वर्ब, तो ए विचार का वाजवर करना है, तो यहां पर ईट को ध्यान में रखते हुए हमने वाज का प्रयोग किया। तो आंसर बन गया सी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट वाज। याद रखिए हाउ से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जाता है। अगर हाउ लगा के आया है जैसे वाट से, तो आप हाउ को उतार दीजिए कामा की जगह, और उसके साथ जो फ्रेज जुड़ा होगा उसको भी उतार दीजिए। इस वाक्य को देखिए, आई एम लूटेड सेड द वुमेन। कभी कभी नरेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्टेटमेंट को, जिसमें कथन को सामने कर दिया जाता है और वो वर्ब और सब्जेक्ट को बाद में लाया जाता है। लेकिन जब आप आंसर बनाएं तो आप इसे सीधा कर लें। जैसे क्वेश्चन देखिए, आई एम लूटेड, पहले वाक्य आ गया, कथन आ गया, मैं लूट गई। सेड माने बोली, कौन बोली? वुमेन। इसको पहले सीधा कीजिए बनाने के पहले, तो जब सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा द वुमेन सेड, सीधा हो गया। अब वो वाक्य इधर आ जाएगा, आई एम लूटेड। रब में पहले आप सीधा कीजिए, उसके बाद देखिए विस्मय सूचक चिन्ह आपको इशारा कर रहा है कि सेड की जगह आपको एक्सक्लेम्ड लगाना है। एक्सक्लेम का मतलब होता है चीखना, खुशी से, दुख से, आश्चर्य से। इसीलिए सेड की जगह हो गया द वुमेन एक्सक्लेम्ड। और आप देख रहे हैं WH नहीं है, तो WH नहीं है तो कामा की जगह आप दैट लगाएंगे। अब बाकी नियम जो आपने शुरू से सीखा है, आई को बदलिए सब्जेक्ट के आधार पे, द वुमेन के लिए आप ले लेंगे शी। अब ए विचार को बदल के आपको कर देना है वाज, ये वर्ड सी के साथ आप लगाएंगे वाज,
और अदर वर्ड जो है उतार दीजिए लूटेड का लूटेड। तो आंसर बना द वुमेन एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज लूटेड। अब चलिए देखते हैं, अंतिम है स्लाइड, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव को कहा जाता है। आई नो इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश भाषा जानती हूं, सी ने कहा। तो देखिए इंटेरोगेटिव होता, सेड की जगह आस्क आता। वो क्रिया आप देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव या निगेटिव का नाम है असर्टिव। तो ऐसी स्थिति में सेड की जगह सेड किया आपने। अगर सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड कर देते। तो देखिए सी सेड, कामा की जगह दैट। अब आई को आपने सब्जेक्ट के आधार पर बदल के सी किया। नो क्रिया का पहला रूप है, उसे आपने दूसरा रूप किया, अन्य शब्दों को यथावत आपने उतार दिया। अगला वाक्य देखिए, यू आर माई फ्रेंड। इस बार आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए साइड की जगह आपने टोल्ड किया। साइड का साइड नहीं, साइड का जब ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट हो तो साइड का टोल्ड, टू को हटाते हुए ऑब्जेक्ट उतार दीजिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम उतारना है। ही सेड टू मी बन गया ही टोल्ड मी, कामा की जगह दैट। अब बारी आई यू को बदलने की, तो ऑब्जेक्ट के आधार पे यू, सब्जेक्ट को हटाकर आप मी का सब्जेक्ट बनाएंगे आई। एम इजार की जगह वाज या वर, आई के साथ आपने लगाया वाज। अब आप देखिए माई लगा है, याद रखिए आई का कोई सा भी रूप हो, वी का कोई सा भी रूप हो, यू का कोई सा भी रूप हो, बदलते हैं। तो माई को बदलने के लिए हम सब जाएंगे सब्जेक्ट में। याद रखिए ये पजेसिव है, आई मी माई, और वहां पे है ही, तो ही का पजेसिव बनाएंगे, तो ही हिम हिज। तो इसीलिए माई फ्रेंड की जगह हो गया हिज फ्रेंड। अब इसको देखिए, यदि आपको कोई ऐसा वाक्य दिया गया परीक्षा में जिसमें मुहावरा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पूरे के पूरे मुहावरे को यथावत उतारना है, कुछ भी नहीं बदलना है। यदि उसमें कोई कहावत है, टिट फॉर टैट, नो पेन नो गेन, नो माइंड नो फाइन, ये सब कहावतें हैं, सेम उतारना है। और यदि कोई ऐसी बात बताई गई है जो परम सत्य है, अकाट्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसे भी आप सेम उतारेंगे। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आप इसको बदलेंगे नहीं। क्यों? ये सत्य बात है कि धरती सूर्य का चक्कर काटती है, और यदि आपने बदल दिया तो क्या हो जाएगा? काटती थी, तो आजकल बंद नहीं हुआ, अभी भी काटती है। तो कोई ऐसा वाक्य जो अकाट्य सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो उसे सेम उतारते हैं। देखिए, ही सेड स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, ये मुहावरा है। ही सेड का ही सेड, कामा की जगह दैट, बाकी पूरा का पूरा मुहावरा सेम उतार दिया। आगे और धन्यवाद। नरेशन समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।